हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब लोग अच्छे और हेल्दी होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का 7th चैप्टर, सिविक्स का चैप्टर, ये अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। मतलब देखो, हमने चैप्टर 6 तक पढ़ा, जो भी पढ़ा लॉ के बारे में पढ़ा, कास्ट के बारे में पढ़ा और किस तरह से लोग जो है डेमोक्रेटिक वगैरह जो भी चीज़ें थी सब उस चैप्टर में पढ़ा। इस चैप्टर में थोड़ा अलग है। हम देखेंगे इस चैप्टर में कुछ लोग होते हैं जिनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि जो गवर्नमेंट होती है सबके ऊपर ध्यान देती है, लेकिन कुछ लोग बच जाते हैं जिनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे कि आदिवासी। आप लोग जानते होंगे कि आदिवासी कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान नहीं देती है कि उनका डेवलपमेंट नहीं करती, डेवलपमेंट यानी कि उनका विकास नहीं करती है। तो चैप्टर उसी पे बेस्ड है। तो वही कह रहा है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन, मतलब कंसिडर टू बी अनइम्पॉर्टेंट, यानी कि उनको क्या मानना, अमहत्वपूर्ण माना, कि वो हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण नहीं है। वो जहाँ भी हैं जैसा भी है उनको रहने दो, उनका विकास करना जरूरी नहीं है। एक ऐसा मानना है, गवर्नमेंट का मानना है। तभी तो चैप्टर दिया गया है, एनसीईआरटी का चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला टॉपिक आता है हमारा कि व्हाट डज इट मीन टू बी सोशली मार्जिनलाइज्ड, मतलब सामाजिक तौर पे जो मार्जिनलाइज्ड का वर्ड है वो क्या मतलब कहता है। देखो, मतलब ये कहता है कि, ध्यान सुनिएगा, कि आप अगर ऐसे ग्रुप से आते हैं, ठीक है, जो आपका क्या ग्रुप बड़ा ना हो, मिनॉरिटी ग्रुप। मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि मेजॉरिटी और मिनॉरिटी। मेजॉरिटी यानी कि जैसे इंडिया मान लेते, भारत में मान लें कि यहाँ पर हिंदू ज़्यादा हैं, तो हिंदू की जो मेजॉरिटी संख्या वो ज़्यादा है, तो क्या कहेंगे, हिंदू क्या है, मेजॉरिटी हैं। और आदिवासी जो हैं वो क्या, मिनॉरिटी में, यानी कि उनकी संख्या कम, इसलिए वो क्या, माइनॉरिटी, यानी कि मिनिमम है, वो माइनॉरिटी में आते हैं। तो यही इन्हीं माइनॉरिटी की हम बात करेंगे इस चैप्टर में, जिस पे गवर्नमेंट क्या करती है, ध्यान नहीं देती है, इन पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाती है। ये जहाँ रहते हैं अपने मस्त रहते हैं और गवर्नमेंट इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। इसी हमको मतलब कम्युनिटी के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर में 2 कम्युनिटी दी गई है, पहला आदिवासी है और दूसरा अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक कहानी दी गई है आदिवासियों की, कि किस तरीके से बताया गया है कि जो लोग हैं किस तरीके से नज़रअंदाज करते हैं इन आदिवासियों को, ठीक है। तो कहानी पढ़ते हैं और जानते हैं क्या कहता है कहानी है। ये जो कहानी है ये कहाँ की है, दिल्ली में एक आदिवासी फैमिली है, ठीक है, लिखा है ना, एन आदिवासी फैमिली इन दिल्ली, जो दिल्ली हमारा, ठीक है, जो कैपिटल है पूरे भारत का। वहाँ पर एक फैमिली रहती है आदिवासी का, वहाँ पर लोग रहते हैं। देखते हैं कहानी क्या है। बताया जा रहा है कि 2 लड़कियाँ रहती हैं, सोमा और हेलेन। क्या नाम रहता है, सोमा और हेलेन। ये टीवी देख रही होती हैं दिल्ली में, किस दिन, रिपब्लिक डे के दिन, 26 जनवरी जो होता है, जिस दिन परेड वगैरह होते हैं, जिस दिन कानून लागू हुआ था, वो टीवी पे देख रही होती हैं। दिल्ली में होता है, ये सब लोग जानते हैं, दिल्ली में क्या होता है, इंडिया गेट के सामने परेड होता है। तो ये दोनों जो बहनें हैं, यानी कि सोमा और हेलेन, अपने पिताजी के पास, यानी कि अपने पर जो उनके दादा थे, ग्रैंडफादर, यानी कि दादा जिसे पिताजी के पिताजी, ठीक है, उनके साथ बैठ कर टीवी पे क्या देख रहे थे, रिपब्लिक डे का परेड देख रहे थे। तो उसमें से एक लड़की कहती है, ओ सी एन आदिवासी फ्लोट, देखो उस टीवी में क्या हो रहा है, आदिवासी नाच रहे हैं। भाई जाहिर सी बात है, जो इंडिया की गवर्नमेंट है या जो जितने भी लोग हैं भारत में, सब लोग यही जानते हैं कि जो आदिवासी क्या होते हैं, जंगल में रहते हैं। उनका मतलब एक सोच क्या है आदिवासियों को लेकर, आदिवासी जंगल में रहते हैं और क्या करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं और नाचते फिरते रहते हैं। यही हमारी सोच है उनके अतिरिक्त, लेकिन ये गलत सोच है। मतलब यहाँ बताया जा रहा है इस कहानी में, अभी हम देखेंगे कि देखो कह रही है लड़की कि एन आदिवासी फ्लोट, वहाँ आदिवासी क्या कर रही है, नाच रही है उस टीवी में। तो ये कहती है, जो सोमा या हेलेन है, कहती है, दादू वाई डू दे ऑलवेज सो आदिवासी इन ओनली डांसिंग। पूछ रही है अपने दादू से, यानी कि अपने दादा से पूछ रही है कि दादू बताइए ये लोग क्यों हमेशा टीवी पे हमको नाचते हुए दिखाते हैं, हम तो हमेशा नहीं नाचते हैं, फिर ये हमको नाचते हुए क्यों दिखाते हैं, ठीक है। इसका भाई कहता है, ठीक है, कहता है, यस डोंट दे नो एनीथिंग एल्स अबाउट अस, ये हमारे बारे में कुछ नहीं जानती है। यानी कि जो गवर्नमेंट है, जो वहाँ की पब्लिक है भारत की, ये आदिवासियों के बारे में कुछ नहीं जानती है, ठीक है। जो भी अफवाह हैं उन्हीं पे ये बेस्ट हमारे कार्यक्रम दिखाते हैं। यानी कि जो डांस कर रहा है टीवी पे, भाई इनका रियल वन नहीं है। जैसे हमारा फेस्टिवल जब आता है दशहरा दिवाली, तो हम भी नाचते हैं, तो वैसा भी इनका भी जब फेस्टिवल आता है तो ये भी जो नाचते हैं, तो हम लोग उसी नाचने को देखते होंगे, तो सोचते होंगे कि ये लोग जो आदिवासी हैं ये हमेशा नाचते फिरते रहते हैं। तो ये अब टीवी दिखाया जा रहा है, तो पूछती है कि दादू ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका भाई कहता है कि ये लोग हमारे बारे में जानना नहीं जानते हैं। तो दादू यहाँ पर रिप्लाई देते हैं, यानी कि जो उनके दादा रहते हैं वो रिप्लाई देते हैं, जवाब कहते हैं, द लिव ऑफ आदिवासी आर वेरी रिच, मोस्ट पीपल डोंट नो वाट। कह रहा है जो आदिवासी जहाँ रहते हैं वो बहुत ही मतलब अलग जगह पे रहते हैं, लोगों से थोड़ा दूर रहते हैं, इसीलिए हो सकता है जो मैक्सिमम लोग हैं वो हमारे बारे में नहीं जानते हैं। सही बात है, जो आदिवासी रहते हैं वो जंगलों में रहते हैं, शहरों से गाँव से दूर रहते हैं, ठीक है, वो सबसे थोड़ा अलग किनारे रहते हैं, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है, जो यहाँ के लोग हैं, उनके बारे में नहीं जान पाते हैं, ठीक है। अब आते हैं फिर से दादू का क्या कहते हैं, व्हेन आई वॉज यंग, कहते हैं जब मैं जवान था,
हमारा गांव उड़ीसा में था। कहाँ पे? उड़ीसा में, जो बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। वी गॉट एवरीथिंग वी नीडेड फ्रॉम द लैंड। हमें जो भी चाहिए था वो ज़मीन से मिल जाता था, यानी कि जो भी फसल चाहिए थे, जो भी क्रॉप चाहिए थे, जो भी सब्जियां चाहिए थी, वो फसल से मतलब उस ज़मीन पे हम बोते थे और ज़मीन पे अच्छा खासा हो भी जाता था। एंड द फॉरेस्ट अराउंड अस, जो भी जंगल थे हमारे आसपास, वो सब चीज़ें हमको दे देते थे जो भी हमको चाहिए होता था। भाई इनको क्या चाहिए? घोड़ा गाड़ी तो चाहिए नहीं, बस खाने के लिए कुछ फसल चाहिए और पीने के लिए पानी चाहिए, कपड़े लिए भाई लोग लपेट लेते हैं, देख भी करते हैं आप लोग। तो वही बता रहे हैं कि जब मैं उड़ीसा में रहता था, जब मैं जवान था, तो वहाँ पे काफ़ी आसानी से हर चीज़ मिल जाती थी और जो भी जंगल थे हमारे, वो काफ़ी ज़्यादा हमारे साथ मददगार थे। वी इन टर्न रिस्पेक्टेड द लैंड, द फॉरेस्ट, द रिवर। ये जो नदियाँ हैं, ये जो पहाड़ हैं, ये जो हमारे ज़मीन है, जो जंगल है, इनकी हम पूजा करते थे और इनका हम सम्मान करते थे। कब? उड़ीसा में, जब ये जवान थे। बता रहे हैं कौन? इनके दादू बता रहे हैं। फिर बताते हैं सडनली, सडनली यानी कि अचानक, वी वर टोल्ड दैट द फॉरेस्ट वॉज नॉट आवर्स। अचानक से गवर्नमेंट आती है वहाँ पे उड़ीसा में और कहती है कि यहाँ से तुम लोग चले जाओ क्योंकि ये जो जंगल है तुम्हारा नहीं है। फिर वहाँ के जो फॉरेस्ट ऑफिशियल रहते हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसर रहते हैं जंगल के, और कौन? कॉन्ट्रैक्टर, जो उसमें ज़मीन के कॉन्ट्रैक्ट लिए हों, वो काफ़ी बड़े पैमाने पे जंगलों को काट देते हैं वहाँ के। हाँ, उड़ीसा की बात हो रही है अभी। इफ़ वी वर प्रोटेस्टेड दे बीट अस। यदि हम अगर उन्हें रोकते थे, यानी कि तुम पेड़ मत काटो, तो वो लोग हमें क्या करते थे? मारते थे कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। मतलब आदिवासी तो लोग यही समझते हैं ना कि वो एक तरह से क्या होते हैं? जंगली होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो भी लोग क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होते हैं। और सबसे बड़ा काम वो होता है उन लोग का कि वो नेचर को रिस्पेक्ट करते हैं, जो हम लोग इंसान नहीं कर पाते हैं। यानी कि नेचर का सुरक्षा करते हैं और नेचर के रहते रहते उनके अंदर काम करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? बस पेड़ों की कटाई करते हैं, नेचर का कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। बस हम दिखाते हैं कि हमें नेचर से प्यार है, लेकिन हम वो शो नहीं कर पाते, हम वो कर नहीं पाते हैं। लेकिन जो आदिवासी होते हैं वो पूरी तरह से क्या करते हैं? नेचर का रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जब वो उड़ीसा में रहते थे, तो जिस जंगल में रहते थे वहाँ पे गवर्नमेंट आई और जंगलों को काटना शुरू की। जब इन्होंने रोका तो इनको मारा भी गया गवर्नमेंट के द्वारा। जब ये दोबारा रोकने गया तो इनको क्या कर दिया गया? जेल में उठा के बंद कर दिया गया। उसके बाद इनको कोर्ट में लेके जाया गया, जहाँ पर इनके क्या थे? लॉयर नहीं थे और इनके पास पैसा भी नहीं था लड़ने के लिए। यानी कि जब इनको कोर्ट में लेके जाया गया, भाई आदिवासी को क्या पता है कि कोर्ट वगैरह क्या होता है, पुलिस क्या होती है? बस इनको उठा के ला के जेल में बंद कर दिया और कोर्ट के सामने पेश कर दिया। अब भाई इनके कुछ पता नहीं था लॉयर क्या होता है, फाइट क्या होती है, किस तरीके से लड़ना होता है। तो ये लोग क्या किए? बेचारे वहाँ से हार मान के चले आए। ठीक है, तो ये था उनका उड़ीसा का इनकी कहानी थी। अब देन हाउ डिड यू सर्वाइव दादू? पूछती है कौन? सोमा पूछती है कि दादू आपने कैसे फिर सर्वाइव किया, कैसे आप जिंदा रहे हैं? फिर बताते हैं दादू कि हम में से बहुत सारे लोग क्या किए? अपने घर को छोड़ दिए मजबूरी में और कहीं और चले गए काम ढूंढने के लिए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल क्या कर रही थी? इन लोगों को ज़बरदस्ती मार पीट रही थी कि आप लोग यहाँ से भाग जाइए। ठीक है, तब जानते हैं गवर्नमेंट क्या करती है, जिसको जो ज़मीन चाहिए होता है वहाँ पर जो आदिवासी रहते हैं बेचारे लोग को मार पीट के भगा देते हैं। तो वही इनके दादू बता रहे हैं कि किस तरीके से इनको भगाया गया वहाँ से। जब ये लोग यहाँ से जा रहे थे तो इसके दादू बताते हैं कि कंपनी वाला आया। लिखा ना, कंपनी वाला उस जंगल में आया। जब पेड़ कट गए तो वहाँ पर कंपनी वाला आया और वो इनसे कहता है, यानी कि आदिवासियों से कहता है कि यहाँ पर क्या है? आयरन ओर है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन मौजूद है, यानी कि लोहा मौजूद है और हमको उधर उस ज़मीन के अंदर खनना है और उस आयरन को निकालना है। वो जो कंपनी वाला है इन लोग को लालच दे के कहता है कि अगर यदि आप अपनी ज़मीन को बेच देते हैं, इनके जो जहाँ रह रहे हैं आप लोग, और उसको खाली कर देते हैं, तो हम आपको पैसा भी देंगे और नौकरियां भी देंगे। ठीक है, उनको लालच देते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग इनके गांव के क्या हो गए? एक्साइटेड हो गए, यानी कि हाँ ही कर दिए। कुछ लोगों ने क्या किया? अपनी ज़मीन को बेच दिया, भाई मजबूरी थी उनकी, और कुछ लोग मजबूरन में उनको साइन करके दे दिए ताकि उनको मार ना खाना पड़े। फिर बताते हैं कि उनमें से कुछ लोग थे, यानी कि 100 लोग थे, तो लोग 100 में से 20-25 क्या किए? साइन किए, अपनी ज़मीन बेच दिए। बाकी जो 70-75% थे वो लोग यही सोचते थे कि हम अपनी ज़मीन को नहीं देंगे, अगर ज़मीन को हमने दे दिए तो हम लोग को मतलब पूरा घर हमारा क्या हो जाएगा? बेअसर हो जाएगा, हम घर को नहीं खो सकते। तो दादू बताते हैं किसको? अपने लड़के और लड़की को, यानी कि सोमा और हेलन को। जब ये लोग जो 70 लोग बचे थे जो साइन नहीं करने के लिए तैयार थे, उनको रात में ज़बरदस्ती मारा जाता था और उनको धमकाया जाता था। लिखा ना, दे बीट एंड थ्रीटेन स्टील एवरीवन। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब जो 70 लोग थे बचे हुए थे, जो साइन नहीं कर रहे थे, जो हमारी ज़मीन नहीं बेच रहे थे, कंपनी वाले रात को आते थे और इनको मारने के साथ साथ धमकाते भी थे कि अगले दिन हम फिर आएंगे, अगर आपने दोबारा साइन नहीं किया तो हम आपको क्या करेंगे? मार के ख़त्म कर देंगे, आप कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब इस तरीके से उनको धमकी देते थे। ठीक है, जब तक कि ये लोग अपना ज़मीन बेच नहीं दिए उस कंपनी वाले को। फिर कहती है सोमा इस कहानी में, अरे दादू, मतलब कहते हैं ना, ओ दादू एंड आवर लैंड व्हाट, और हमारी ज़मीन का क्या हुआ? पूछती है अपने दादू से। फिर दादू बताते हैं उसकी कि लगभग वहाँ पे जो मेरा गांव था, यानी जहाँ पे ये लोग रहते थे उड़ीसा में, वहाँ पर लगभग 30 एकड़ ज़मीन, बहुत ज़्यादा होता है 30 एकड़,
30 एकड़ ज़मीन इन लोगों का गांव पे बसा हुआ था और वहाँ पे जो जितने भी कॉन्ट्रैक्टर थे जो आए थे कंपनी वाले की तरफ से, बस कुछ ही लोगों को जॉब दिया, कुछ ही लोगों को पैसा बेचा, बाकी जो जितने बचे थे 60-70 लोग उनको मार के भगा दिया गया। और ये कहते हैं कि उनको मैंने आज तक नहीं देखा, यानी कि जिनके दोस्त थे, जो इनके फ्रेंड थे उस समय में उस गाँव में, उन दोस्तों को आज तक ये देखे ही नहीं। भाई जाहिर सी बात है, या तो उन लोग को मार दिया गया होगा उस कंपनी वाले को द्वारा, या भगा दिया गया होगा, तभी तो ये नहीं देख पाएँ। तो ये कह रहे हैं आई नेवर सॉ मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड अगेन, मैं दोबारा अपने दोस्तों से नहीं मिल पाया क्योंकि वो लोग मार के भगा रहे थे। आप सोच सकते हैं किस तरीके से उनके साथ क्या हो रहा है, बदतमीजी हो रही है और लोगों के द्वारा उन पर प्रताड़ित कर रहे हैं, लोग उनको भगा रहे हैं। तो वही कह रहा है कि यहाँ पर देखेंगे हम मार्जिनलाइज्ड, यानी कि किस तरीके से उनके साथ भेदभाव हो रहा है और किस तरीके से उनको टॉर्चर किया जा रहा है लोगों के द्वारा। फिर बता रहे हैं दादू ये कि उसके बाद जब हम लोग वहाँ से भाग गए तो सीधे चक कहाँ आ गए हैं, शहर में आ गए हैं। अब भाई शहर में ये बता रहे दादू बता रहे हैं कि शहर में कैसे रहा जाता है हम लोग को कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि हम लोग कहाँ रह रहे थे, तो ओपन स्पेस में रह रहे थे, यानी कि ऐसी जगह पे जहाँ पर ना ही भीड़ भाड़ था ना कोई गाड़ियाँ थी, सब लोग शांति से आराम से मस्त होकर रह रहे थे। लेकिन हम लोग ऐसे जगह पर आ गए थे जहाँ पर मतलब दिल्ली में चले आए थे लोग भाग के, किसी तरह से पैसे दिए थे, लगभग 2-3 हज़ार लोग कंपनी वाले दिए होंगे। तो वही कह रहे हैं कि हम भाग आए शहर में और हमको शहर में रहने का कोई भी तरीका नहीं मालूम था। हमने क्या किया, एक रूम लिया रेंट पे और सारे लोग एक ही रूम में रहने लगे। किसी तरह से हमारा खाना गुजर बसर होता था और रूम हम लोग को मतलब पे करना पड़ता था। ये दिखाया गया फीचर में ना, साल से बेचारे भाग आए थे। फिर कहते हैं दादू इनके कि कुछ सालों बाद जो तुम्हारे पिताजी हैं, यानी कि जो इनके लड़के यानी कि इन लोग के पिता हेलेन और सोमा के, वो क्या पा गए, जॉब पा गए दिल्ली में। और जॉब लगने के बाद ये लोग क्या किए, शिफ्ट कर लिए अच्छे घर में, जिसके वजह से ये दोनों बच्चे काफ़ी सालों तक पढ़ नहीं पाए थे। तो लिखा है ना, योर फादर गेट अ जॉब इन दिल्ली एंड वी मूव हियर, दोज वर डिफ़िकल्ट टाइम। हो उस समय काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम था, उस समय काफ़ी ज़्यादा हम लोग का ख़राब समय चल रहा था। इसी कारण तुम दोनों क्या हुए, स्कूल नहीं जा पाए कुछ सालों तक। तो इसके वजह सोचो कितना दिक्कत हुआ होगा इन लोग को, बेचारे अपने गाँव छोड़ के आए हैं, अपने घर छोड़ के आए हैं एक ऐसे शहर में जहाँ पर लोग एक दूसरे का फिक्र नहीं करते हैं, एक दूसरे की हेल्प नहीं करते हैं। शहर में कहाँ ऐसा कुछ होता है, शहर में सब अपने में मस्त रहते हैं, कोई एक दूसरे का हाल चाल नहीं पूछता है। फिर ये कहता है, हेलन कहता है, मतलब जिसको लड़का जिसको भाई था वो कहता है, मुझे स्कूल जाने में बहुत ज़्यादा बेकार लगता है, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। ठीक है, वी हैड मिस सो मच ऑफ आवर स्टडीज़, हम आई हेटेड गोइंग बैक टू स्कूल, यानी कि वो स्कूल जाना पसंद नहीं था लेकिन इसके पढ़ना मतलब पसंद था। लिखा ना, वी हैड मिस सो मच आवर स्टडीज़, हमें पढ़ना पसंद था लेकिन हमको स्कूल जाना नहीं पसंद था। जब हम उस समय बहुत ज़्यादा मौज मस्ती करते थे और हम संथली भी बोलते थे, यानी कि जो हेलन है वो कौन सी भाषा बोलता था, संथली। संथली एक भाषा होती है जो लोग शायद आदिवासी लोग बोलते थे अपने घर पे, लिखा ना, वी स्पोक संथली एट होम, घर पे बोलते थे, एंड डिड नॉट नो हिंदी, और लोग हिंदी जानते ही नहीं थे। क्यों नहीं जानते थे कि भाई ये लोग जंगल में रहते थे, अपने मस्त होकर रहते थे, किसी को परेशान नहीं करते थे, जंगलों की रक्षा करते थे। लेकिन इनको भगाने के बाद क्या हुआ, इनको हिंदी भी सीखना पड़ा मजबूरन। भाई अपनी भाषा मस्त है लेकिन देखो इंसान कितने वो हैं, जंगल काट के बेचारे इन लोग को भगा दिया और अपने फ़ायदे के लिए सबको मार पीट के वहाँ से भगा दिया। फिर इसकी बहन कहती है, हेलन सोमा कहती है, बट नाउ वी हैव फ्रेंड, लेकिन अब हमारे पास क्या है, दोस्त हैं। आई कैन इवन स्पीक सम इंग्लिश नाउ, अब यहाँ तक कि मैं कुछ हिंदी अंग्रेजी भाषा में भी क्या कर सकती हूँ, बात कर सकती हूँ। यानी कि सोमा क्या है, देखने में क्या लग रहा है, थोड़ा समझदार है और इसका पढ़ने में भी मन लगता है। फिर कहता है कौन, हेलेन, आई विश आई कुड हैव सोन माई फ्रेंड और विलेज बिफोर इट वॉज डिस्ट्रॉय, कहता है काश मैं अपने दोस्तों का मैं अपना गांव दिखा पाता जब तक कि वो बर्बाद ना होता था। यानी कि जो उसमें काम हो रहा था, जब बर्बाद करने के लिए कंपनी वाले आए थे, ये बता रहा है अपने दादू से, अपनी बहन से बता रहा है, काश मैं अपने दोस्तों को घुमा सकता अपने गाँव में जब तक कि वो बर्बाद ना हो जाए। ठीक है, फिर कहती है सोमा, नहीं इसके दादू कहते हैं, कह रहे हैं, यू कैन स्टिल देम अबाउट आवर विलेज, इट हैज़ अ लॉट टू टीच देम, कहते हैं कि तुम अभी भी चाहो तो अपने दोस्तों को घुमा सकती हो क्योंकि अभी भी उस गांव में काफ़ी कुछ बचा हुआ है। ठीक है, इसके दादू कहते हैं। फिर कहती है सोमा, कहती है, वन डे आई विल मेक अ मूवी ऑन दिस स्टोरी, और स्टोरी द आदिवासी स्टोरी, कहती है मैं एक जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं एक कहानी बनाऊंगी अपने ऊपर, यानी कि अपने स्टोरी के ऊपर, किस तरीके से इन लोगों ने हमारे ऊपर अत्याचार किया है, और उस मूवी का नाम होगा द आदिवासी स्टोरी। ठीक है, तो कौन कहती है, सोमा कहती है। 13 तक कहानी। अब आते हैं अपने मतलब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या हमारे परिणाम निकलता है, देखते हैं। फिर हम बताया जा रहा है कि आपने देखा किस तरीके से दादू ने अपना जो उनके दादू थे सोमा और हेलन के, किस तरीके से उन्होंने अपना घर छोड़ा, किस तरीके से अपना उनको घर को खदेड़ा गया, उनको बीट किया गया, यानी उनको मारा गया। ठीक है, कह रहा है इसी तरह से कई सारे आदिवासियों के साथ ऐसा काम हुआ है, यानी कि ये पहली फैमिली नहीं है जो इनके साथ हुआ है। इस तरीके से जितने भी भारत में आदिवासी हैं, जितने भी
तरह के लोग रहते हैं, ट्राइबल रहते हैं जंगलों में, उनके सारे लोगों के साथ यही काम हो रहा है। और कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है अपने लालच के लिए। तो इसी को कहते हैं मार्जिनलाइजेशन, यानी क्या कहते हैं? मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं टॉपिक हु आर आदिवासी। आदिवासी कौन है, यानी कि आदिवासी का मतलब क्या होता है, उसे हमको जानना बहुत ज़रूरी है। कह रहा है आदिवासी का सिंपली टर्म होता है ओरिजिनल इनहेबिटेंट, यानी कि मूल निवासी, जो पहले से कई सालों से, यानी कि एक साल दो साल से नहीं, हजारों साल से जो उसी जगह पे लोग रहते आए हैं। देखो, जो आदिवासी होते हैं ना, वो एक ही जगह पे रहते हैं और कई सालों से रहते हैं। भले ही वो इधर उधर ट्रैवल करते रहते हैं खाने की खोज में, लेकिन एक ही जगह उनका गांव होता है। तो वही कह रहा है आदिवासी जो होता है, द टर्म लिटरली मीन्स, इसका सच में क्या मतलब होता है? ओरिजिनल इनहेबिटेंट, यानी कि मूल निवासी, यानी कि ऐसे लोग जो काफ़ी समय से एक ही जगह पे रह रहे होते हैं। आर कम्युनिटी हु लिव्ड एंड ऑफन कंटिन्यू टू लिव इन क्लोज एसोसिएशन विद फॉरेस्ट, जो जंगल के साथ ही क्या होते हैं? बड़े होते हैं और उन्हीं के साथ मर जाते हैं, लेकिन जंगल में लोग रहते हैं। इनको कहते हैं हम आदिवासी। कह रहा है भारत में जो पॉपुलेशन है, यानी कि भारत में इसमें कितने लोग हैं? 150 करोड़ लोग माने जाते हैं। यानी कि मान लेते हैं कि 150 करोड़ लोग को 100% में कर देते हैं कि भारत में 100% लोग रहते हैं, जिसमें से 8% लोग कौन लोग हैं? आदिवासी है। तो वही लिखा है अराउंड 8% ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन इज़ आदिवासी, यानी कि लगभग 8%, यानी कि लगभग 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कौन है? आदिवासी हैं और जंगलों में रहते हैं। और उनके साथ ये काम हो रहा है। कौन काम हो रहा है? जो इंडस्ट्रियल हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके गाँवों को उजाड़ रहे हैं और अपना क्या कर रहे हैं? अपने फैक्ट्री को बैठा रहा है। जैसे यहाँ पर कुछ एरिया के नाम दिए गए हैं, जमशेदपुर, ये क्या हो रहा है? वहाँ का आदिवासी का ही एरिया था। रौकरेला, बोकारो, बिलिहाई एंड अदर एमोंग, यानी ऐसे कई सारे क्या हैं? गाँव हैं जो आदिवासी के गाँव को माना जाता है। फिर कह रहा है आदिवासी आर नॉट अ होमोजीनियस पॉपुलेशन, मतलब देखो, कहने का मतलब है कि जो आदिवासी होते हैं वो एक ही तरह के नहीं होते हैं, उनका हर एक ग्रुप होता है, अलग अलग तरह का उनका धर्म होता है। जैसे हम लोग का आता है ना हिंदू मुस्लिम, वैसे उनका भी होता है, लेकिन उनका एक ही मुद्दा होता है कि नेचर को क्या करना है? सेव करना है, नेचर को ख्याल रखना है, नेचर का ख्याल रखना है। तो वही कह रहा है कि जो आदिवासी होते हैं वो होमोजीनियस नहीं होते हैं, वो एक तरह के नहीं होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। तो वही कह रहा है कि इंडिया में लगभग 500 तरह के आदिवासी रहते हैं। कितने तरह के? 500 तरह के आदिवासी रहते हैं। जैसे होता है ना हिंदू धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग में, वैसे उनमें भी अलग अलग तरह के ग्रुप्स होते हैं जो कि कितने तरह के होते हैं? 500 डिफरेंट तरह के आदिवासी पाए जाते हैं भारत में। अब कहा जा रहा है कि आदिवासी किस किस राज्य में पाए जाते हैं। तो आदिवासी किस किस राज्य में पाए जाते हैं? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। इन जगहों पे सबसे ज़्यादा आदिवासी क्या हुए हैं? बसे हुए हैं पूरे भारत में। कह रहा है एक स्टेट ऐसा है, यानी कि उड़ीसा जो है, ये ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है? कई तरह के आदिवासी बसे हुए हैं। लगभग 60 तरह के आदिवासी लोग बसे हुए हैं। कहाँ पे? उड़ीसा में। यानी कि देखा जाए तो उड़ीसा क्या है? एक तरह का हब है आदिवासियों का, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा तरह के आदिवासी रहते हैं। यानी कि 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या हैं? ट्राइबल रहते हैं। कहाँ पे? उड़ीसा में। देखो, मैं बताया कि जब मैंने बताया ना कि इनका जो धर्म होता है वो हमारे धर्म से तो अलग होता है। जैसे हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को फॉलो करते हैं, वैसे इनका धर्म कुछ अलग होता है। जैसे दिया गया ना, आदिवासी प्रैक्टिस अ रेंज ऑफ ट्राइबल रिलीजियन, यानी कि धर्म है, इनका अलग अलग धर्म होता है। जैसे हिंदू, इस्लाम, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी से इनसे अलग होता है। लेकिन ना डिफरेंट फ्रॉम इस्लाम, हिंदू एंड क्रिश्चियनिटी, यानी कि ना ही हिंदू होते हैं, ना ही क्रिश्चियन होते हैं, ना ही मुस्लिम होते हैं। इनका धर्म ही पूरी तरह से अलग होता है। इनका धर्म ही क्या होता है? नेचर होता है, यानी प्रकृति होती है। ठीक है। दीज ऑफन इन्वॉल्व द वर्शिप ऑफ एंसिस्टर, ये अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, यानी कि जो इनके पूर्वज रहते हैं, दादा परदादा, उनकी पूजा करते हैं, गांव की पूजा करते हैं जहाँ पे ये लोग रहते हैं। ठीक है। नेचर की पूजा करते हैं, जो नेचर होता है, मैं बताया ना कि नेचर की पूजा करते हैं, तो ये नेचर की पूजा करते हैं और उन्हीं का सब कुछ, मतलब उन्हीं को सब कुछ मानते हैं। और जो लैंडस्केप होते हैं, जैसे कि जो पहाड़ हो गई, नदियाँ हो गई, जानवर हो गए, उनके भी एक तरह से पूजा लोग करते हैं। जितने भी 500 तरह की प्रजातियाँ हैं आदिवासियों की, सबकी किसकी पूजा करते हैं? अपनों पूर्वजों की, अपने जंगल की, और अपने गाँव की, और अपने जानवरों का। ठीक है। जो भी इनको जानवर रहते हैं उनकी पूजा करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? देवताओं की पूजा करते हैं। ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। फिर हमें बताया जा रहा है कि जो भी आदिवासी होते हैं, जब ये शहर में आते हैं रहने के लिए, जैसे वो आए थे, उसके दादू आए थे, सोमा और हेलन आए थे शहर में, तो वही कह रहा है कि जब ये लोग शहर में आते हैं तो अपने धर्म को छोड़ के ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? हिंदू, मुस्लिम और किस में? क्रिश्चियनिटी में। तो वही बताया जा रहा है कि ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, यानी कि 19वीं शताब्दी में काफ़ी सारे आदिवासी किस में कन्वर्ट हुए थे? क्रिश्चियनिटी में। यानी कि जो क्रिश्चियन होते हैं उनमें काफ़ी सारे आदिवासी कन्वर्ट हो गए थे। अब किस लिए कन्वर्ट हो रहे थे? अब उनकी भाई क्या होगा, उनका कुछ मन होगा, इसलिए कन्वर्ट हो गए थे।
तो वही कह रहा है, जब तक वो गांव में रहते हैं, जब तक अपने जंगल में रहते हैं, तब तक अपने धर्म को फॉलो करते हैं। लेकिन जैसे उनको भगाया जाता है शहर में, उनको मजबूरन कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, क्रिश्चियनिटी में, ठीक है, या हिंदू में या मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब भाई सबको पता है कि सबका भाषाएं अलग अलग होती हैं। मैंने अभी बताया ना कि जो अभी लड़का था, जो हेलन था, वो किस में बात करना चाह रहा था, संथली में, ठीक है, उसे हिंदी नहीं आती थी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है जो आदिवासी होते हैं, जो ट्राइबल के लोग होते हैं, सबका अलग अलग लैंग्वेज होता है। भाई 500 प्रजातियाँ होती हैं आदिवासियों का, तो 500 लैंग्वेज बोले जाते होंगे, ठीक है। तो सबसे कॉमन जो लैंग्वेज है, जो सबसे ज़्यादा लोग आदिवासी बोलते हैं, वो है संथली, ठीक है। संथली सबसे ज़्यादा आदिवासी बोलते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि कह रहा है कि आदिवासी हैव देयर ओन लैंग्वेज, यानी कि उनका खुद का भाषा होती है। और ज़्यादातर वो कौन सी भाषाएँ बोलते हैं, संथली बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद कौन सी भाषाएँ बोलते हैं, संस्कृत और बंगाली। सबसे ज़्यादा कौन बोलती है, संथली, फिर संस्कृत, फिर बंगाली। तो अलग अलग प्रजातियों का अलग अलग भाषाएं रहती हैं। जैसे हम लोग का भाषा क्या है, हिंदी है, वैसे ही अंग्रेज़ों का भाषा क्या है, अंग्रेजी है, वैसे ही इस्लाम का क्या है, उर्दू है। मतलब हर तरह का अलग अलग भाषाएं हैं। तो वैसे इनका भी क्या है, एक तरह से भाषा है। अब आता है आदिवासी एंड स्टीरियोटाइपिंग, यानी कि जो लोग अपने दिमाग में आदिवासियों के लिए जो भी बैठा लिए हैं, उन्हीं के बारे में सोचेंगे। अब जैसे मान लेते हैं एक इंसान है, ठीक है, मान लेते हैं एक इंसान है जो क्या करता है, ये सोचता है कि जो आदिवासी होते हैं बहुत ही बेकार होते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, बस नाचते रहते हैं, उधर घूमते रहते हैं। तो उसके दिमाग में ये बैठ गया कि जो आदिवासी होते हैं वो बेकार होते हैं। तो आप उसे कितना भी समझाएंगे, कितना भी एग्जाम्पल देंगे, उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ बैठा रहेगा, क्या, कि आदिवासी बुरे होते हैं, वो किसी को भी अगर सामने पा गए तो मार देंगे। तो मतलब उसी को कहते हैं हम स्टीरियोटाइप। जो उनके दिमाग में बैठ गया है वही उनके दिमाग में बैठा रहेगा, ठीक है। वो कभी ये नहीं जानना चाहेंगे कि आदिवासी का मतलब सच में क्या होते हैं, सच में उनका कहानी क्या होती है, उनकी भाषाएं क्या होती हैं, उनके कल्चर क्या होता है, ये कभी नहीं जानना चाहेंगे। बस यही दिमाग में उनके बार बार रटेगा कि वो लोग बेकार होते हैं। इस तरह उसी को कहते हैं हम स्टीरियोटाइप। जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि हम हमेशा आदिवासी कम्युनिटी को कैसे दिखाते हैं, स्कूल में या मूवीज़ में नाचते हुए। जैसे अभी टीवी पर चल रहा था ना, दिखाया था किस तरीके से जो परेड हो रहा था 26 जनवरी को दिल्ली में, वहाँ पर आदिवासियों को नाचता हुआ दिखाया दिया जा रहा था कि जो आदिवासी होते हैं वो नाचते रहते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं स्टीरियोटाइप। यहाँ बताया गया है इन कलरफुल कॉस्ट्यूम में हम डिज़ाइन करते हैं आदिवासियों को अपने हिसाब से। हेड गियर में, यानी कि छत पे उनके जो सर रहता है, उनके सर के ऊपर क्या रख देते हैं, एक ताज रख देते हैं। थ्रू लीडिंग डांसिंग, और उनको डांस करते हुए हम लोग दिखाते हैं, जो कि ऐसा नहीं होता है। वो भी चाहे तो हमको दिखा सकते हैं कि ये इंसान कितने मतलब बेपरवाह होते हैं, ना जंगल की परवाह करते हैं, ना अपनी परवाह करते हैं, ना अपनी गांव की पूजा करते हैं, ना अपनी फैमिली को इकट्ठा कर पाते हैं, बस पैसे के लिए भागते रहते हैं। तो भी दिखा सकते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, नहीं दिखाते हैं। उनका काम क्या है, नेचर को सेव करना, नेचर से प्यार करना। और हम लोग का काम क्या है, बस उसको उजाड़ना। यही तो होता है। आप जब अभी तो आप सोच रहे होंगे कि हाँ नेचर को बचाएंगे, लेकिन जैसे आप बड़े होंगे, जब आप जॉब पाएंगे या बिजनेसमैन जब बन जाएंगे, तो आप भी क्या सोचेंगे, बस फ़ायदा ही फ़ायदा सोचेंगे। भले उसमें उससे क्या हो, कई लोगों की जान जाए या कुछ भी हो, बस आप लोग पैसे के बारे में ही सोचेंगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है किस तरीके से आदिवासियों को दिखाया जाता है, उनके तौर तरीके दिखाए जाते हैं ज़बरदस्ती। भले वो ना काम करे, लेकिन वो लोग क्या करेंगे, दिखाएंगे। अब अगला टॉपिक आता है हमारा आदिवासी एंड डेवलपमेंट। किस तरीके से आदिवासियों का विकास होता है, किस तरीके से उनका मतलब अपने तरफ से विकास करते हैं वो लोग। कह रहा है अब सारे लोग जानते हैं किस तरीके से जो जंगल है उसमें कई सारी मतलब चीज़ें भरी पड़ी हैं। चीज़ें माने कि इंसानों के लिए जो सामान वहाँ पर भरे पड़े हैं, हर चीज़ वहाँ पर उपलब्ध है, चाहे हवा हो, चाहे जंगल हो, चाहे आयरन हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर, चाहे कॉपर हो। तो यहाँ पर दिया गया है कि मेटल्स और लाइक आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, कोयला, डायमंड, जितने भी तरह के मेडिसिनल वैल्यू हो गए, वैक्स हो गए, जानवर हो गए, मतलब जानवर जैसे एलिफेंट, टाइगर, ये लोग क्या करते हैं, शिकार करते रहते हैं उनका इंसान। तो वही कह रहा है कि जो आदिवासी जो जंगल होते हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पर मौजूद रहती हैं, जिसकी वजह से इंसान क्या करता है, लालच में आके उन सब चीज़ों को ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भी चीज़ें होती हैं ये सब कहाँ से आती हैं, फॉरेस्ट से आती है, देखा ना, ऑल कम फ्रॉम फॉरेस्ट। फिर बताया जा रहा है कि ये जो जंगल हैं, जो आदिवासी जिनको सेफ रखते हैं, जिसको क्या करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, इसी जंगल की वजह से डेली बारिश होता है, जिसकी वजह से किसानों को फ़ायदा होता है, हर नदियों में पानी भरता है, इसी जंगल की वजह से हमको ऑक्सीजन मिलता है, इसी जंगल की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कम होता है। लेकिन इंसान क्या करते हैं, उसी जंगल को काटते हैं। तो वही कह रहा है कि जहाँ पर आदिवासी उन जंगलों की पूजा कर रहे हैं, उन जंगलों की रक्षा कर रहे हैं, वही इंसान क्या कर रहे हैं, उन जंगलों को बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो सबसे बुरे कौन है, ये हम लोग इंसान है, जो कुछ पैसे के लिए जो कभी काम नहीं आने वाला है। मरने के बाद उस पैसे को हम कहीं ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे तो अकेले गड्ढे में 4x6 के गड्ढे में सो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और उसी पैसे को कमाने के लिए जो कभी काम नहीं आने वाला है, उसी पैसे के लिए कई सारे आदिवासियों को मार डालते हैं,
कई सारे जंगलों को काट डालते हैं हम, और कुछ नहीं सोचते हैं कि ये हमारे नेचर पे क्या प्रभाव डालेगा। लेकिन ठीक उससे उल्टा किसके साथ होता है? आदिवासियों के साथ। और ठीक क्या करते हैं? उस नेचर की पूजा करते हैं, अपने गाँव की पूजा करते हैं, नेचर को प्रोटेक्ट करते हैं, हर चीज़ वो करते हैं जो वो कर सकते हैं। और हम लोग के पास इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं करते। फिर कह रहा है कि हमारी इमेज में, यानी कि हमारे दिमाग में एक चीज़ बैठ गया है कि जो आदिवासी होते हैं वो क्या होते हैं? पावरलेस होते हैं, यानी कि उनके पास कोई पावर नहीं होता है, ना ही उनकी कोई इज्जत होती है, ना ही उनका कोई सम्मान होता है। हम जब चाहें तब उन्हें हटा सकते हैं और जब चाहे तब उन्हें बर्बाद कर सकते हैं। तो यही तो हमारी इमेज बनाए। जो बिजनेसमैन होते हैं उनके दिमाग में यही इमेज होती है कि आदिवासी क्या है? वो मार्जिनल है, यानी कि उनका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई महत्व नहीं है, और वो पावरलेस होते हैं। ऐसी कम्युनिटी जो पावरलेस है वो कुछ नहीं कर सकते अगर हम कुछ करना चाहें तो। ठीक है, जितने भी तरह के बिजनेसमैन होते हैं ये सारे काम करते हैं। ठीक है, बिजनेसमैन खासकर जो इकोनॉमिक से जो जंगल वगैरह, जो मेटल वगैरह होते हैं जो निकालते हैं ज़मीन से, वो सब एक काम ज़्यादा करते हैं। और करवाता कौन है? गवर्नमेंट। सबसे बड़ी गलती किसकी है? गवर्नमेंट की है। और गवर्नमेंट बैन कर दे कि जंगल में जाना ही गलत है, वहाँ से कुछ सामान निकालना ही गलत है, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन गवर्नमेंट की सबसे बड़ी हाथ होता है जिसको हम अपना सहायक चुनते हैं वोटिंग में, वोटिंग करके इलेक्शन के जरिए, वही जो गवर्नमेंट होता है वही हमको क्या करता है? बर्बाद करता है। ठीक है, तो जो करना है हमें करना है, गवर्नमेंट के भरोसे नहीं रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा जंगल खड़ा करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा नेचर को क्या करना है? प्योर करना है, यानी ग्लोबल वार्मिंग को घटाना है पेड़ लगा के। तो बात हो रही थी डेवलपमेंट का, यानी कि जो आदिवासी के जो डेवलपमेंट होता है वो खुद से डेवलपमेंट करते हैं, खुद से खेती करते हैं। ठीक है, खुद से अपना पानी भरते हैं, खुद से अपना गाँव बसाते हैं, खुद से अपने कपड़े बनाते हैं, और खुद से ही पूरे नेचर का सुरक्षा करते हैं। तो खुद ही अपना डेवलपमेंट करते हैं, गवर्नमेंट का उसमें कोई हाथ नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट उनको डेली हर महीने पैसा पहुंचाती है, राशन पहुंचाती है, पानी पहुंचाती है। गवर्नमेंट ऐसा कोई काम नहीं करती है, करती भी है तो बस कुछ राज्य में, यानी कुछ स्टेट में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे गवर्नमेंट एक ही जैसे होते हैं। कुछ गवर्नमेंट है जो अच्छे काम करते हैं आदिवासियों के लिए। ठीक है, जब आप नेट पे सर्च करेंगे तो मिलेगा। लेकिन मैक्सिमम गवर्नमेंट ऐसे हैं जो उनके लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि उनको और ज़्यादा बर्बाद करते हैं। किनको? आदिवासियों को। देखो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, मैंने अभी जस्ट 5 या 10 मिनट पहले बताया कि जो ओडिशा है, यानी कि जो असम है, वहाँ पर लगभग 70 या 60% क्या है? 60% तरह के आदिवासी वहाँ पर बसे हुए हैं। कहाँ पर? असम में। तो वही कह रहा है यहाँ पर कि आज की माने 2023 के डेट के हिसाब से देयर आर 70 लाख ऑफ आदिवासी इन असम, यानी कि असम जो है, असम जो राज्य है, वहाँ पे 70 लाख आदिवासी बसे हुए हैं। कितना? 70 लाख आदिवासी बसे हुए हैं, जो अपने एक्सट्रीम हार्डशिप से, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे हैं। और उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है वहाँ तक पहुँचाने के लिए। मतलब वो जंगल में रहते थे, लेकिन उनको टॉर्चर करके, यानी कि उनको घर बार को उजाड़ के, उनके गांव को ख़त्म करके, उन लोगों को मार करके वहाँ पर शहर में भेजा गया है, ताकि तुम लोग यहाँ से भागो और हम उस जंगल को क्या कर सके? काट सके, और वहाँ से मेटल वगैरह को निकाल सकें। तो सब कहाँ भागा हैं बेचारे? असम में, जो कि 70 लाख आदिवासी वहाँ पर रहते हैं इस समय में। यहाँ पर एक सॉन्ग लिखा गया है उन आदिवासियों के द्वारा। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं। कम मिनी लेट्स गो टू असम। ठीक है, और कंट्री हैज़ सो मच सफरिंग, द कंट्री ऑफ असम और मिनी हैज़ टी गार्डन्स फुल ऑफ ग्रीनरी। वो असम में इसलिए जाते हैं क्योंकि असम में क्या होता है? चाय पत्ती की खेती होती है, जो चाय की पत्ती होती है वो खेती होती है, जिसकी वजह से जो पूरा इन्वायरमेंट होता है वो हरा हरा होता है। ठीक है, तो उनको वो सूट करता है, उनको वो फेवर में रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जाते हैं। फिर आगे कहता है द सरदार सेज वर्क वर्क वर्क, यानी कि जो सरदार है उनका कहता है काम करो काम करो काम करो। द बाबू सेज कैच एंड ब्रिंग देम इन, द साहिब सेज आई विल टेक ऑफ द स्किन ऑफ योर बैक, यानी कि जो साहिब है, जो कंपनी वाला है, वो कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ से नहीं भागोगे तो हम तुम्हारा चमड़े उधार देंगे। वही कह रहा है स्किन ऑफ योर बैक, यानी कि पीठ की चमड़ी हम तुम्हारे उधार डालेंगे, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। फिर कहता है हे जदुराम यू डिसीव्ड अस बाई सेंडिंग अस टू असम। ठीक है, यानी कि अगर आप मतलब कुल मिला के अपने दर्द को जाहिर कर रहे हैं इस गाने के जरिए। ठीक है, फिर बताया जा रहा है हमें कि जो भी जंगल है, देखो ये पहले जंगल थे, जो पिक्चर में आप जो देख रहे हैं ये पहले जंगल था, दिख रहा है ना? ये पहले क्या था? जंगल था, लेकिन इसे काट कर क्या कर दिया गया? बेकार कर दिया गया। देखो इतना अच्छा पहले होगा ही, और अब किस वजह से दिख रहा है? तो ये क्या है, जो जंगल होते हैं, जो फॉरेस्ट लैंड होते हैं, उनको क्लियर किया जाता है, उनको साफ़ किया जाता है, उनको काटा जाता है बस टिम्बर के लिए, यानी कि कुछ लकड़ियों के लिए, कुछ मेटल के लिए। जैसे कॉपर गोल्ड नहीं था अभी मैंने बताया पीछे, इस तरीके से कुछ आयरन के लिए, लोहे के लिए, कॉपर के लिए, गोल्ड के लिए, सोने के लिए हम क्या करते हैं? पूरे जंगल को काट डालते हैं। ठीक है, देखो जो जंगल होते हैं वो आदिवासियों को होते हैं। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है किस तरीके से जो पावरफुल लोग होते हैं, यानी कि लिखा है ना द पावरफुल फोर्सेस, यानी कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो बड़े बड़े पावरफुल पीपल होते हैं,
वो लोग क्या करते हैं, ज़बरदस्ती जंगल में जाते हैं और ट्राइबल लोग यानी कि आदिवासियों का जो ज़मीन होता है वो छीन लेते हैं, ठीक है। ज़बरदस्ती यानी कि उन्हें मार पीट के भगा देते हैं, जो नहीं भागते हैं उनको मार देते हैं लोग वहीं पे, ठीक है। इस तरीके से वो लोग टॉर्चर करके उस जो बेचारे गाँव को हथिया लेते हैं और उस गाँव में से जितने भी टिम्बर के लकड़ी रहते हैं उसको काट करके सोना होता है, लोहा होता है, कॉपर होता है, वहाँ से ज़मीन से निकाल के उस ज़मीन को क्या बना देते हैं, खंडहर बना देते हैं। तो यहाँ पर क्या रहा, किस तरीके से जो बिजनेसमैन अपना काम करते हैं उस जंगलों में। तो यहाँ पर बताया गया है कि लगभग 50% ऐसे आदिवासी होते हैं जो माइनिंग के द्वारा, यानी कि जब जो बिजनेसमैन आते हैं, जब पेड़ों को काट रहे होते हैं, माइनिंग कर रहे होते हैं उस गोल्ड सिल्वर के लिए, तो उसके द्वारा कई सारे यानी कि 50% आदिवासी क्या होते हैं, भगा दिए जाते हैं अपने गाँव से। लिखा है ना, displaced due to mine and mining projector are tribals. Another recent survey report up by organization working among Adivasi show that 79% of person displaced from the state of आंध्र प्रदेश, यानी कि एक ऐसा राज्य है, 2-3 ऐसे राज्य हैं जहाँ से लगभग 80% यानी कि 79% लोगों को भगाया गया है उनके गांव से, यानी कि जो भी भगाए गए हैं वो आदिवासी हुए हैं। कौन कौन से राज्य है ऐसा, आंध्र प्रदेश से भगाया गया है, छत्तीसगढ़ से भगाया गया है, उड़ीसा, झारखंड से भगाया गया है ट्राइबल लोगों को, यानी कि आदिवासी लोगों को, ताकि जो वहाँ के जो गांव हैं वो बिजनेसमैन वहाँ पर आके अटैक कर सकें, पेड़ों को काट सकें और वहाँ के माइनिंग्स वगैरह को अपना घर बना सकें और उस जगह को खंडहर बना सकें। फिर ये बताता है, यहाँ पर एक डाटा दिया गया, डाटा को ध्यान सुनिएगा। कह रहा है इंडिया में लगभग 104 नेशनल पार्क हैं, यानी कि नेशनल पार्क हैं यानी जहाँ कई सारे जानवर रहते हैं, कई सारे आदिवासी रहते हैं, ठीक है। तो 104 नेशनल पार्क हैं जो कि 40,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं और 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ भी आदिवासी रहते हैं। कितने हैं, 543। पूरे भारत की बात कर रहा है, पूरे भारत में 104 नेशनल पार्क हैं, 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। तो कह रहा है ये जो दोनों जगह हैं, जो नेशनल पार्क है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इन जगहों पे भगाया जाता है, इन जगहों से क्या किया जाता है, आदिवासी को भेजा जाता है इन जगहों पे, यानी कि नेशनल पार्क में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। लेकिन वो आते कहाँ से हैं, वो आते हैं जंगल से। जब बिजनेसमैन उनको क्या करते हैं, भगाते हैं अपने गाँव से और उनको कहाँ भेज दिया जाता है, नेशनल पार्क में भेज दिया जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भेज दिया जाता है, ताकि वो जंगलों में न रहें, वहाँ कहाँ रहें, नेशनल पार्क में रहें, ताकि लोगों को एक तरह से देखने का मौका भी मिले, ताकि जो वहाँ का टूरिस्ट बढ़ जाए। हम देखने जाते हैं आदिवासियों को ना, जैसे कोलकाता में एक बहुत बड़ा पार्क है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पर आदिवासी हैं, तो वहाँ आदिवासियों को रखा गया है बिजनेसमैन के द्वारा, ताकि वहाँ पे टूरिस्ट भी आए, उनको देखें और उनका पैसा हो। मतलब कुल मिला के वो पैसा कमाना चाहते हैं किसी भी तरह, चाहे उनको जंगल को बर्बाद करके, चाहे उनको कहाँ बेच के, नेशनल पार्क में बेच के। तो देखो उनके साथ कितना ज़्यादा बुरा व्यवहार हो रहा है। यहाँ पर एक डाटा दिया गया है आपके बुक में, कह रहा है लगभग 10,000 प्लांट स्पीसीज होते हैं, यानी कि जो आदिवासी होते हैं, जब वो अपने गाँव में रहते हैं, जब जंगल में रहते हैं तब की बात हो रही है। कर जब वो गांव में रहते हैं अपने, तो लगभग 10,000 पौधों को वो जानते हैं, यानी कि उनका नॉलेज होता है कि ये 10,000 पौधे अलग तरह के होते हैं, जिसमें से वो 8,000 पौधों को क्या करते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, यानी कि दवा बनाते हैं। यानी कि 8, अगर आपको बीमारी होता है, अगर आप जंगल में चले जाते हैं, ठीक है, तो आपकी बीमारी 100% ठीक हो जाएगी। क्यों ठीक हो जाएगी, क्योंकि जो वहाँ के जो आदिवासी होते हैं वो 8,000 तरह के पत्तों से, यानी कि 8,000 तरह के पौधों से दवा बनाते हैं और 325 तरह के पौधों से पेस्टिसाइड बनाते हैं, यानी कि जो खेती करते हैं, जब खेतों में वो दवा डालते हैं तो इन्हीं पेड़ों से डालते हैं, जो कि 325 तरह के पेस्टिसाइड होते हैं और 425 तरह के क्या होते हैं, गम्स, रेजिन और रंग होते हैं। 550 तरह के फाइबर होते हैं, यानी कपड़े होते हैं और 3500 तरह के जो पौधे होते हैं वो एडिबल होते हैं, यानी खाने के लिए होते हैं। फिर कह रहा है दिस इंटायर नॉलेज सिस्टम गेट वाइप्ड, यानी कि जो पूरा इनका जो ज्ञान है ये ख़त्म हो जाता है। कब ख़त्म होता है, जब इनको अपने गांव से भगाया जाता है, यानी कि जो बिजनेसमैन आते हैं, जब इनको गांव से भगाते हैं तो सारा नॉलेज इनका क्या होता है, ख़त्म होता है 2-3 साल में। अब सोचो अगर ये नॉलेज रहता तो कितनी बीमारियाँ ठीक हो जाती, यानी कि चाहे कैंसर हो, चाहे कितनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ हो, ये जितने भी बीमारियाँ हैं काफ़ी आसानी से ख़त्म हो जाता है इन मेडिसिन के जरिए। क्योंकि ये जो नेचुरल मेडिसिन होती हैं, जो प्राकृतिक मेडिसिन होती है, जो प्राकृतिक दवाएँ होती हैं, वो सबसे असरदार होती हैं इंसानों के शरीरों पे, चाहे इंसान शरीर हो, चाहे जानवरों का हो, चाहे कोई भी हो, सबसे बेहतरीन होती हैं। जब इनको गांव से भगा दिया जा रहा है तो कहाँ से मिलेगा ये दवा, कहीं नहीं मिलेगा, तो हमको वही अंग्रेजी दवा खाना पड़ेगा, जिससे हम और बीमार होंगे। उसके बाद से फिर सुनो, अभी कहता है कि जितने मतलब आदिवासियों को भगाया जाता है अपने गाँव से, जंगलों में से उनको निकाला जाता है, उसमें से 35% ऐसे होते हैं जो कहाँ चले जाते हैं, अर्बन एरिया में चले जाते हैं, शहरों में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनका क्या होता है, मैल नॉरिश हो जाता है, यानी कुपोषण हो जाते हैं वो। देखो कैसे कुपोषण हो जाते हैं, ध्यान सुनना। जब तक वो गांव में थे, यानी कि जब तक वो अपने गांव में थे, जब तक अपने जंगल में थे, तब तक उनको कोई बीमारियां नहीं हो रही थी, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनको हर तरह के उनको बीमारियों का इलाज पता था,
हर तरह के उनको खाना मिल जाता था, समय समय पर पानी वगैरह मिल जाते थे, और कोई भी बीमार होता था तो उनको दवा भी मिल जाती थी जो कि नेचुरल थी। इसी वजह से वहाँ पर क्या थे, कुपोषित नहीं थे। लेकिन जैसे ही उनको शहर में भगाया गया, क्या हुआ, उनका पूरा खान पीन सिस्टम ही बदल गया। अब उनको क्या खाना पड़ रहा था, चाउमीन, बर्गर, पता नहीं गंदा पानी पीना पड़ रहा होता, चावल भात ये सब, मतलब मिक्सिंग वाला, यानी कि जो ख़राब होते हैं उनको वो खाते थे, जिसके से वो क्या हो गए, कुपोषण हो गए, यानी कि उनको बीमारियाँ होना स्टार्ट हो गया। तो वही कह रहा है कि किस तरीके से उनके साथ व्यवहार होता है, जिसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है उनके लिए, आदिवासियों के लिए। फिर अगले पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि जब आदिवासियों को भगाया जाता है, यानी कि डिस्प्लेस किया जाता है उनके अपने ज़मीन से, तो बस अपना घर ही नहीं खोते हैं, उसके साथ ही बहुत सारा दिक्कतें भी उनके साथ होने लगती है। जैसे कि बताया जा रहा है कि अपने ट्रेडिशन को, यानी कि अपने कल्चर को भूल जाते हैं, यानी कि अपने कल्चर को भाई ख़त्म हो जाता है, उनका कस्टम ख़त्म हो जाता है, जीने का तरीका बदल जाता है, यहाँ तक कि उनको बीमारियाँ होने लगती हैं। ठीक है, अपना गांव छोड़ देते हैं, अपना मंदिर छोड़ देते हैं, अपना घर छोड़ देते हैं, अपना सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं बस कुछ पैसे के लिए। ठीक है, जो बिजनेसमैन होते हैं बस कुछ पैसे के लालच में आके इनको भगा देते हैं, जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है बाद में। ठीक है, तो इस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाता है आदिवासियों के साथ। अब टॉपिक आता है हमारा माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन, यानी कि ऐसे माइनॉरिटी मतलब मिनिमम लोग, यानी कि ऐसी कम्युनिटी जो सबसे कम मात्रा में पाई जाती है भारत में, तब उनके साथ भी क्या होता है, मार्जिनलाइज होता है, यानी कि उनके साथ भी बुरा व्यवहार होता है। देखते हैं कौन कौन है। देखो, इसमें बताया जा रहा है कि जो मिनॉरिटी लोग होते हैं, जैसे मान लेते हैं भारत में सबसे ज़्यादा क्या है, हिंदू हैं। ठीक है, और सबसे कम क्या है, हमने देखा आदिवासी हैं। तो जो आदिवासी हैं उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार हो रहा था, हमने ये भी देखा है। तो वही कह रहा है, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है, यानी कि यूनिट 1 में पढ़ा है किस तरीके से जो हमारा संविधान है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सबको इक्वल राइट्स देती है और कहती है कि सारे धर्म क्या है, सेफ में रहें, यानी कि सारे धर्म जरूरी हैं, सारे भाषाएं जरूरी हैं। ठीक है, और सबको फंडामेंटल राइट्स दिया जाता है। लेकिन ये राइट्स का उपयोग कौन कर पाता है, मेजॉरिटी पीपल, यानी कि जो सबसे ज़्यादा लोग होते हैं, जो सबसे शक्तिशाली लोग होते हैं, इसी राइट्स का यूज़ कर पाते हैं। बाकी जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं, जैसे आदिवासी हो गए हैं, ठीक है, और जो मिनॉरिटी लोग हैं, खास करके जो मिनॉरिटी लोग हैं जो कम मात्रा में पाए जाते हैं भारत में, उनके साथ ये बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार होता है। उनके साथ कोई राइट्स भी नहीं सेलेक्ट किए जाते हैं। अगर वो कहते भी हैं कि ये मेरा अधिकार है, तो उनके अधिकार को छीन लिया जाता है। जैसे मैंने देखा आदिवासी के ग्रुप में, जंगल में रहना उनका अधिकार है, ठीक है, उनसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन क्या करता है गवर्नमेंट, बाद में वही अधिकार को छीन लेता है। क्या करके, लालच देके। जब उसको लगता है कि उस जंगल में काफ़ी ज़्यादा पैसे मौजूद हैं, पैसे यानी कि टिम्बर की लकड़ियाँ हैं, सोना चांदी है ज़मीन के अंदर, तो आदिवासियों के राइट्स को नहीं देखा जाता है। पूरी तरह से उनको कुचल दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है, उनको भगा दिया जाता है। वो उनके राज्य को कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता है। लेकिन हमारा जो संविधान है कहता है कि उनके अधिकार को कोई नहीं छीन सकता, लेकिन गवर्नमेंट ही उनके अधिकार को क्या करती है, छीन लेती है। तो ये कह रहा है जो माइनॉरिटी पीपल हैं, यानी कि जो माइनॉरिटी लोग हैं, उनके साथ भी ये सब होता है। और बस आदिवासी नहीं है, जितने भी तरह के लोग हैं, चाहे कोई भी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि इसमें नाम दिया भी नहीं है, बस इसका नाम क्या दिया, माइनॉरिटी पीपल, यानी कि जो कम मात्रा में पाए जाते हैं, उनके साथ ये सब होता रहता है। देखो यहाँ पर नाम दिया गया है जो दूसरी माइनॉरिटी है, पहला तो था आदिवासी, दूसरे थे मुस्लिम्स। ऐसा नहीं है, मुस्लिम भी ठीक ठाक हैं, लेकिन इनके साथ दिया गया है तो पढ़ लेते हैं। ठीक है, कह रहा है 2011 सेंसस के हिसाब से, यानी 2011 में जब जनगणना हुआ था पूरे भारत का, तो उसके हिसाब से कह रहा है जो मुस्लिम थे उस समय में कितने थे, 14.2% थे पूरे इंडिया का पॉपुलेशन। यानी कि अगर पूरे भारत में 100 लोग हैं, 100 लोगों में से 14 लोग कौन थे, मुस्लिम थे। ठीक है, इस तरीके से जाना जाता है। तो वही कह रहा कि उस समय में 2011 के हिसाब से 14% कौन थे, मुस्लिम का पॉपुलेशन भरा हुआ था भारत में, जिनके साथ क्या हो रहा था, उनके साथ भी मार्जिनलाइजेशन हो रहा था। क्या हो रहा था, वही देखना है इस चैप्टर में। फिर बताया जा रहा है कि जो मुस्लिम थे उनके साथ अच्छे से पेशा नहीं, मतलब उनके साथ अच्छे से पेशी नहीं होती है। जैसे जो पुलिस वाले होते हैं, या कोई भी हो गया, बस पुलिस नहीं, चाहे गवर्नमेंट हो गया, कोई भी हो गया, जो काम करता है वो मेजॉरिटी के लिए करता है, मिनॉरिटी के लिए कोई काम नहीं करता। भाई जैसे हमने देखा आदिवासी के लिए कोई काम नहीं कर रहा, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे बिजनेसमैन हो, सारे क्या कर रहे थे, उनको बर्बाद कर रहे थे। तो ऐसे इसमें भी बताया गया है कि जो मिनॉरिटी है, जैसे मुस्लिम है, इनके साथ भी थोड़ा थोड़ा वही होता है। ठीक है, इनके साथ भी कोई अच्छा ध्यान नहीं देता है, इनके पास कोई लिटरेसी रेट नहीं होती है, यानी कि इनको पढ़ाने के लिए कोई जोर नहीं देता है। यानी कि जो लिटरेसी रेट है, यानी कि जो पढ़े लोग होते हैं उनको लिटरेसी लोग कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिटरेसी, यानी कि पढ़ा लिखा। तो जो इनका ग्रुप है, जो मुस्लिमों का ग्रुप है भारत में, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। क्यों नहीं पढ़ा लिखा है, क्योंकि उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है मुस्लिमों पे। ठीक है, या वो लोग पढ़ा नहीं चाहते, जो भी हो, मतलब उन पर लिटरेसी रेट कम है। क्यों कम है, इसी की वजह से। और ना ही उनको क्या रोज़गार नहीं दिया जाता। यानी कि जो मुस्लिम होते हैं, मतलब बताया जा रहा है इस बुक के हिसाब से कि मुस्लिमों को क्या किया जाता है, रोज़गार नहीं दिया जाता है, उनको पढ़ाया नहीं जाता है, और उनको अम्यूनिटीज़, यानी कि जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं
उनके हिसाब से उनको नहीं चलना पड़ता है, यानी कि जो राइट्स होते हैं, जो अधिकार होते हैं, उनसे छीन लिया जाता है, ऐसा बताया जा रहा है बुक में। ठीक है, देखा ना, अमेंटी लिटरेसी यानी एम्प्लॉयमेंट, ना ही उनको रोज़गार मिलता है अच्छे से, ना ही उनको लिटरेसी रेट होता है, यानी कि उनको पढ़े लिखे कम है उस ग्रुप में से। देखो अभी मैं कल एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि जितने भी धर्म होते हैं हमारे भारत में, कितने भी धर्म हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई हैं। ठीक है, और इसके साथ भी 2 धर्म और आते हैं जो आप लोगों ने नहीं सुना होगा। ठीक है, सुना भी होगा लेकिन याद नहीं होगा। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आता है बुद्धिस्ट धर्म, जो सबसे बड़ा धर्म है, माना जाता है चाइना का, जो इंडिया से ही गया है। ठीक है, बुद्धिस्ट के बाद आता है जैन धर्म, यानी कि जैनिज़्म। अब देखो कितने हो गए? 6 धर्म हो गए, यानी कि 6 धर्मों में से जो सबसे ज़्यादा लोग क्या लोग हैं? शिक्षित हैं, यानी कि पढ़े लिखे हैं, वो किस धर्म के? पता बता सकते हो? हिंदू नहीं है, मुस्लिम भी नहीं है, सिख भी नहीं है, ईसाई भी नहीं है। कौन लोग सबसे ज़्यादा पढ़े हुए हैं? जैन धर्म के, यानी कि जो धर्म है, जो रिलीजियन है जैन धर्म है, उसमें सबसे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, यानी कि 87 से 90% लोग क्या हैं? शिक्षित हैं। ठीक है, और वहीं उसके बाद आता है बुद्धिस्ट में, यानी जो बुद्धिस्ट लोग हैं, जो बुद्धिस्ट धर्म है, उसमें से भी लगभग 75% लोग क्या है? पढ़े लिखे हैं। उसके बाद आता है हमारा हिंदू धर्म, जो कि 67 या 68% लोग पढ़े लिखे हैं। उसके बाद आता है मुस्लिम धर्म, जो कि 60% के आसपास पढ़े लिखे हैं, यानी कि सबसे धर्म कौन आगे है? जैनिज्म और बुद्धिज्म में। इसीलिए वो लोग क्या है? अच्छे से ग्रो कर पाते हैं और अपने आप को विकास कर पाते हैं, क्योंकि वो लोग क्या है? लिटरेट है, यानी कि पढ़े लिखे हैं। देखो यहाँ पर बताया कि किस धर्म के पास क्या क्या मतलब जो है मौजूद है। ठीक है, पक्का हाउस है, इलेक्ट्रिसिटी है और टैप वाटर है, यानी कि इनको कितना पानी मिलता है, किसको कितना इलेक्ट्रिसिटी मिलता है और कितना कितना पक्का हाउस है। सबसे पहले आते हैं हिंदू धर्म पे। हिंदू धर्म के पास लगभग 65% लोगों के पास क्या है? पक्का हाउस है, और 75% लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी पहुँच जाती है, और 43% लोगों के पास क्या है? पानी पहुँच जाती है। वही काम मुस्लिम का है, 63 है, 67 है और 35 है। अब देखो सबसे ज़्यादा किसका है? अब जाता है क्रिश्चियन का, यानी कि जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनका पक्का हाउस कितना है? 69 है, यानी कि लगभग 70% लोगों के पास पक्का हाउस है, बिल्डिंग है। ठीक है, 86% लोग ऐसे हैं जिनके पास क्या है? हर घरों में इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती है, और 48% लोग ऐसे हैं क्रिश्चियन में ही जिनके पास अच्छी तरह से पानी पहुंच जाती है। अब इनसे भी बढ़िया कौन है? इनसे भी बढ़िया है सिख, यानी कि जो सिख होते हैं पंजाब में, उनका लगभग 91% पक्का हाउस है, यानी कि जो उनका घर है वो क्या है? पक्के हाउस हैं। 98% घरों के पास क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है, और 49% पानी के पास अच्छा पानी पहुंच पाता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं किस धर्म के पास ज़्यादा क्या है? अच्छी चीज़ें हैं। देखो यहाँ भी बताया गया है किस धर्म के पास कौन से लोग ज़्यादा शिक्षित हैं। जैसे सबसे ज़्यादा है जैन में, मैंने बताया ना, जैनिज्म में 86% लोग पढ़े लिखे हैं, यानी कि 100 लोग में से मान लेते हैं अगर 100 लोग हैं जैन धर्म में, 100 लोग में से 86 लोग क्या है? पढ़े लिखे हैं। वही बुद्धिज्म में 100 लोग में तो 71 लोग क्या है? पढ़े लिखे हैं। सिख में भी पढ़े लिखे लोग, क्रिश्चियन में भी हैं, मुस्लिम में देखो कम लोग हैं, यानी 50% लोग क्या है? पढ़े लिखे हैं। वही काम हिंदू में भी है, 60% लोग क्या है? पढ़े लिखे हैं, बाकी सब अनपढ़ है। ठीक है, ये डाटा है 2011 का सेंसस के हिसाब से जो जनगणना हुई थी उस समय का डाटा है ये। और आखिरी जो हमारी कम्युनिटी बचती है वो होता है दलित यानी कि SC ST जो हो गए, ये हमारे तीसरे ऐसे ग्रुप है जो इनके साथ क्या होता है? मतलब अच्छा सलूक नहीं होता। इनका जो लिटरेसी रेट है वो भी कम है, पक्का हाउस भी इनके पास कम है, मतलब हर चीज़ इनके पास कम है आदिवासियों की तरह। आदिवासियों की तो ज़रूरत ही नहीं है, बस उनको जंगल में रहना ही खुश है, उनको जंगल में ही रहने दो, उनकी बात छोड़ दो। लेकिन जो शहर में रहते हैं, जैसे मुस्लिम हो गए, दलित वगैरह लोग, ज़्यादातर दलित वगैरह जो गरीब लोग होते हैं, जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं, उनके साथ ये काफ़ी ज़्यादा समस्याएँ अभी भी थोड़ा थोड़ा हैं कहीं जगहों पे। ठीक है, तो यहाँ पे इस चैप्टर में यही है हमने पढ़ा है। बाकी दूसरा चैप्टर है, मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक, टेक केयर।